नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शेयर बाजारों को मजबूत करने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। सेबी ने पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस निधियों पर नए निर्णय लिए हैं। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। संसदीय स्थायी समिति ने देश में हिमनद प्रबंधन पर रिपोर्ट सौंपी है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा की मंजूरी मिली और सऊदी अरब एक संवाद भागीदार के रूप में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर सेबी से संबंधित है। तो सेबी ने शेयर बाजारों को मजबूत करने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी आईपीओ की प्रक्रिया की तरह सेकेंडरी मार्केट के लिए भी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के लिए रूपरेखा को मंजूरी। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के तहत इक्विटी खरीद ऑर्डर पूरा होने तक निवेशक की राशि ब्रोकर के खाते में भेजने की बजाय स्वयं निवेशक के बैंक खातों में अवरुद्ध रहती है और इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि खाते से राशि डेबिट होने तक ग्राहक को ब्याज मिलता रहेगा और सदस्यों के लिए कम कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। निवल परिसंपत्ति मूल्य के प्रकटीकरण के लिए नई समय सीमा लागू की गई है। निवल परिसंपत्ति मूल्य किसी निवेश फंड की परिसंपत्तियों में से देयताओं को घटाने और फिर प्राप्त परिणामों को कुल शेयरों की संख्या से विभाजित करने के बाद प्राप्त निवल मूल्य है और इसका प्रभाव ये होगा कि ये कदम टाइम जोन्स और स्टॉक मार्केट के कार्य घंटों में अंतर की वजह से एनएवी की गणना में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करेगा। तीसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि के लिए रूपरेखा जारी की गई है। ये रूपरेखा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों के भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करेगी और सेकेंडरी मार्केट की तरलता में वृद्धि करेगी। इसके अलावा बाजार की अफवाहों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसी घटना का समय पर प्रकटीकरण संभव हो सकेगा। साथ ही कुछ और भी उपायों की घोषणा की गई है, जैसे कि सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामक रूपरेखा की शुरुआत की गई है। स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए विसल ब्लोअर नीति और निगरानी जैसे तंत्रों की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी इक्विटी फंड्स को भी म्यूचुअल फंड्स प्रायोजित करने की घोषणा की गई है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेबी ने पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस यानी ईएसजी निधियों पर नए निर्णय लिए हैं। ईएसजी एक ऐसी रूपरेखा है जो हितधारकों को ये समझने में मदद करती है कि कोई संगठन ईएसजी मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर रहा है। ईएसजी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सेबी ने मंजूरी दी है ईएसजी प्रकटीकरण, रेटिंग और निवेश के लिए विनियामक ढांचे को। इसके अलावा सेबी यानी सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम 2015 तथा सेबी म्यूचुअल फंड्स विनियम 1996 में संशोधन। सेबी ने कई प्रमुख निर्णय लिए हैं, जैसे कि ईएसजी प्रकटीकरण पर निर्णय। इसके तहत प्रकटीकरण की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर की शुरुआत की गई है। बीआरएसआर कोर में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का एक सीमित सेट होगा और इसके लिए सूचीबद्ध संस्थाओं को तार्किक आश्वासन प्राप्त करने की जरूरत होगी। पर्याप्त ईएसजी फुटप्रिंट वाली सूचीबद्ध संस्थाओं की मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण की शुरुआत की गई है। अन्य निर्णय है ईएसजी रेटिंग्स पर निर्णय। ईएसजी रेटिंग्स प्रदाता ईएसजी रेटिंग में भारत या उभरते बाजार के मापदंडों को अपनाएंगे। वहीं ईआरपीज द्वारा कोर ईएसजी रेटिंग के बारे में बीआरएसआर कोर के तहत आश्वासित मापदंडों के आधार पर ईएसजी रेटिंग की एक अलग श्रेणी होगी। ईएसजी निवेश पर निर्णय के बारे में ये कहा गया है कि ईएसजी निवेश को बढ़ावा देने और गलत उत्पादों की बिक्री, ग्रीन वॉशिंग आदि से जुड़े जोखिमों को दूर करने के लिए कई बातों को अनिवार्य किया गया है, जैसे कि ईएसजी योजना के तहत जिन सूचीबद्ध कंपनियों से बीआरएसआर कोर को जारी करना अनिवार्य किया गया है, उनके लिए न्यूनतम 65% AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी जरूरी किया गया है। इसके अलावा ईएसजी योजना के उद्देश्यों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इस पर परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां यानी एएमसीज का बोर्ड तृतीय पक्ष आश्वासन और प्रमाणन प्रदान करेगा। अगली खबर वन संपदा से संबंधित है। आप सब जानते ही हैं कि वन जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया।
इस विधेयक के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन किया जाएगा। FCA 1980 वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों से निपटने के लिए बनाया गया था। और आप जानते हैं कि आखिर इस विधेयक में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और वन कार्बन भंडार को बनाए रखने या बढ़ाने जैसे नए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नए नियम जरूरी हैं। राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भी इस कानून में संशोधन करना जरूरी है। इससे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। अलग अलग तरह की भूमियों पर FCA 1980 किस सीमा तक लागू होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण भी जरूरी है। गोदावरमन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FCA 1980 के कवरेज विस्तार संबंधी निर्णय के बाद ये संशोधन और ज्यादा जरूरी हो गया है। और आइए अब आपको बताते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये विधेयक अलग अलग तरह की भूमियों पर अधिनियम के लागू होने के दायरे को स्पष्ट करता है। भूमि की कुछ श्रेणियों को कई मामलों में अधिनियम के दायरे से मुक्त कर दिया गया है, जैसे कि रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए, गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, लघु आकार के प्रतिष्ठानों बस्तियों को वन भूमि तक पहुंच प्रदान करने के लिए, वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों में और अधिक क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। हालांकि इस विधेयक से जुड़ी चिंताएं ये हैं कि डीम्ड वन संबंधी प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया है और सरकार तथा निजी एजेंसियों के लिए वन भूमि के आवंटन के उपबंधों को आसान किया गया है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन और हिमनद प्रबंधन पर है। संसदीय स्थायी समिति ने देश में हिमनद प्रबंधन पर रिपोर्ट सौंपी है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर, ये भारतीय हिमालयी क्षेत्र के जल विज्ञान संबंधी चक्रों के महत्वपूर्ण घटक हैं और ये 3 बड़ी नदी प्रणालियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये इन तीनों नदियों के जल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हिमालय के हिंदुकुश क्षेत्र को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हिमालयी पर्वतों को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। समिति की रिपोर्ट में कई प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया गया है। हिमालय के अधिकतर हिमनद पिघल रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। ये हिमालयी नदी प्रणालियों में जल के प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और साथ ही हिमनद झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़, हिमनदीय स्खलन जैसी आपदाओं को भी जन्म देगा। हिमनदों के पिघलने से हिमालय में वृक्ष रेखा में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा पादपों के फेनोलॉजिकल व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकता है। फेनोलॉजी जलवायु और आवधिक जैविक घटनाओं के बीच संबंधों से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि जलवायु का क्या प्रभाव पड़ रहा है पौधों पर। पड़ोसी देशों के साथ जल विज्ञान संबंधी सूचना पर डेटा साझा करने में कमी देखी जा रही है। हिमालय की हिमनदों के जल मौसम विज्ञान और जल भूविज्ञानिक खतरों से निपटने के लिए कई मंत्रालय या विभाग या संस्थाएं हैं। इन सभी के कार्य अधिदेश भी अलग अलग हैं। समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि अलग अलग सरकारी विभागों या मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए एकीकृत नोडल एजेंसी स्थापित करने की जरूरत है। हिमनदीय गतिविधि या व्यवहार पर जल विज्ञान संबंधी जानकारी या डेटा को निर्बाध तरीके से साझा करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा एक बहुविपदा अलर्ट और चेतावनी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। हिमनद प्रबंधन में हिमालयी राज्यों और उनकी एजेंसियों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगली खबर प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा की मंजूरी प्राप्त हुई है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उसे बनाए रखता है। ये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और बाजार सहभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है। विधेयक के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए एक अन्य मानदंड के रूप में लेन देन के मूल्य को शामिल किया जाएगा। यदि लेन देन का मूल्य 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो सीसीआई की मंजूरी जरूरी होगी। इससे डिजिटल बाजारों यानी बिग टेक फर्मों में होने वाले अधिग्रहण को इस कानून के तहत लाने में मदद मिलेगी। ऐसे लेन देन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा को भी 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रावधान किया गया है। संशोधन में उन उद्यमों को कानून के अधीन लाया गया है जिन्हें प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों का हिस्सा माना जाता है। इसमें ऐसे उद्यम या व्यक्ति भी शामिल हैं जो समान व्यवसाय में जुड़े नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्ववादी स्थिति के दुरुपयोग की जांच के शीघ्र समाधान के लिए एक समझौता एवं प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क का निर्माण किया जाएगा। ये इस फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए सीसीआई में सूचना दाखिल करने की समय सीमा को 3 साल तक सीमित करता है।
मुकदमों को कम करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता फ्रेमवर्क की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधेयक कुछ अपराधों के लिए दंड की प्रकृति में परिवर्तन करता है। ये कैद की सजा को जुर्माने में बदलता है। और आइए अब बात करते हैं एससीओ की। सऊदी अरब एक संवाद भागीदार के रूप में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। इस तरह से एससीओ में संवाद भागीदारों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी और इसे एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ये संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि क्षेत्रीय आतंकवाद, निर्जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद। इसके 2 स्थायी निकाय हैं। बीजिंग में एससीओ का सचिवालय है और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रेड्स की कार्यकारी समिति है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन का महत्व इसलिए है क्योंकि क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को काउंटर करने के लिए यानी प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत इसे एक मंच के रूप में उपयोग कर सकता है। एससीओ मध्य एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने में महत्वपूर्ण है। साथ ही यूरेशियाई बाजारों और संसाधनों तक बेहतर पहुंच इससे सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के नकारात्मक प्रभाव को कुशल तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है और रेड्स के जरिए क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी गतिविधियों से निपटने में सहायता मिल सकती है। एससीओ को 2005 से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। एससीओ के प्रमुख लक्ष्य हैं सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना, सीमा से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग करना, खुफिया जानकारी का साझाकरण और आतंकवाद से निपटना। इसके अलावा मध्य एशिया में यूएसए के प्रभाव को रोकना। इसके सदस्य देश हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। पर्यवेक्षक देश हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। वहीं वार्ता भागीदार देश हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, सऊदी अरब, जो कि औपचारिक रूप से अब वार्ता भागीदार देश बनने वाला है। एससीओ के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 41% वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एससीओ के द्वारा किया जाता है। वहीं वैश्विक भूक्षेत्र का 25% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24%। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। चुनाव प्रबंधन में आईटी का उपयोग। भारत के चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कई उपायों को लागू करने की घोषणा की। इनमें शामिल है सी विजिल एप्लीकेशन। इस पर आप नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सुविधा पोर्टल ऑनलाइन नामांकन, अनुमति आदि के लिए प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। गरुड़ यानी ज्योग्राफिकल एसेट रिकग्निशन यूनिफाइड डिजिटल ऐप, इसे बूथ स्तर के अधिकारियों की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। ये बीएलओ के सभी कार्यों को एक ही स्थान या ऐप पर समेकित करता है। अगला टॉपिक है एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन आल्को। हाल ही में आल्को की भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में भारत के संविधान के 7 दशक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। एशिया अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन जो कि 1955 में हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप 1956 में स्थापित किया गया था। आल्को का मुख्य कार्य है सदस्य देशों के अनुरोध पर संविधान, आदर्श कानून और द्विपक्षीय समझौतों का मसौदा तैयार करने में सहायता प्रदान करना, मध्यस्थों की नियुक्ति में सदस्य देशों को विशेषज्ञता और सहायता उपलब्ध करवाना। आल्को के 47 सदस्य देश हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके अलावा आल्को को शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संबंधित मामलों पर सदस्य देशों को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 1978 में आर्थिक और वाणिज्यिक लेन देन से जुड़े विवादों के निपटान के लिए एकीकृत योजना शुरू की थी। और आइए अब बात करते हैं प्रीपेड भुगतान साधन यानी पीपीआई की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने पीपीआईज को इंटरऑपरेबल एकीकृत भुगतान इंटरफेस तंत्र का हिस्सा बनने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा इसने पीपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर एक इंटरचेंज शुल्क भी निर्धारित किया है। हालांकि एनपीसीआई ने ये स्पष्ट किया है कि यूपीआई के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते को किए गए भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और ये ज्यादातर लोगों के लिए सामान्य यूपीआई भुगतान है। पीपीआईज वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाते हैं।
ये वित्तीय सेवाओं, विप्रेषण और धन अंतरण में सहायता करते हैं। पीपीआईज यानी प्रीपेड भुगतान साधन के माध्यम से उतने ही मूल्य की खरीद की जा सकती है या लेन देन किया जा सकता है जितना मूल्य उसमें संग्रहित रहता है। पीपीआईज के उदाहरणों में है पेटीएम, गूगल पे, गिफ्ट कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। अगली खबर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सेना के लिए GSAT-7B के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ GSAT-7 श्रृंखला के उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह हैं। ये रक्षा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करेंगे। भारतीय वायुसेना GSAT-7A उपग्रह का उपयोग करती है और नौसेना GSAT-7 का। थल सेना के पास वर्तमान में कोई समर्पित उपग्रह नहीं है। इन सब की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर और नौसेना के लिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम है। अगली खबर है उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी यानी हेफा से संबंधित। एक संसदीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय से हेफा द्वारा स्वीकृत ऋणों का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। हेफा शिक्षा मंत्रालय और कैनरा बैंक के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। सरकार ने 2018 में हेफा के दायरे का विस्तार किया था। ये विस्तार 2022 तक शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना यानी राइज पहल के तहत किया गया है। इसके साथ केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों आदि को हेफा के दायरे में लाया गया था। गिर मवेशी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों ने गिर गाय का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है और इसका नाम गंगा रखा गया है। गिर गाय जेबू यानी कि बोस इंडिकस कुल से संबंधित है। ये अपने सीधे स्वभाव और दूध के गुणों के कारण लोकप्रिय है। गिर मवेशियों का मुख्य मूल स्थान सौराष्ट्र क्षेत्र है, विशेष रूप से जूनागढ़, भावनगर, राजकोट आदि सहित काठियावाड़ के गिर वनों के आसपास का क्षेत्र है। गिर वनों के मवेशियों में मजबूत सहन शक्ति होती है। इनमें कठिन परिस्थितियां सहने की क्षमता होती है। ये अलग अलग उष्णकटिबंधीय रोगों के खिलाफ प्रतिरोधकता भी रखते हैं। गिर मवेशी पालने वाले समुदाय हैं रबारी जनजाति, अहेर और मेर समुदाय। महोबा का देसावरी पान। जलवायु परिवर्तन और इनपुट की बढ़ती लागत ने उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में देसावरी पान की खेती को अलाभकारी बना दिया है। महोबा के देसावरी पान को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त है। ये देश में प्रचलित प्रमुख पान की किस्मों में से एक है। ये किस्म जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील है। इसकी खेती के लिए नियंत्रित वातावरण की जरूरत होती है। इसका आकार अन्य पान की किस्मों से बड़ा होता है। इनमें एक विशिष्ट सुगंध, कम रेशे के साथ हल्की कड़वाहट और मीठा स्वाद होता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का देश है। ये उत्तर में यूक्रेन, पूर्वोत्तर में माल्डोवा, दक्षिण पूर्व में काला सागर, दक्षिण में बुल्गारिया, दक्षिण पश्चिम में सर्बिया और पश्चिम में हंगरी से घिरा हुआ है। ये तुर्की के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ये 2004 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल हुआ था। ये 2007 में यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया था। रोमानिया की प्रमुख नदी है प्रुत, ओल्ट और सिरेट नदी। ये सभी डन्यूब की सहायक नदियां हैं और रोमानिया का उच्चतम बिंदु है मोल्दोवानू। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।